आज की वीडियो में हम लोग जो है कुछ मेथड्स के बारे में समझेंगे जिसके थ्रू हम किसी भी सोल्यूशन या किसी भी मिक्सचर्स को हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी कोई भी सोल्यूशन है उसमें हम क्या देखते हैं कि उसमें बहुत सारे पदार्थ आपस में मिले होते हैं, उसके बेस पे हम उस सोल्यूशन या विलियन को जो है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कहते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ भी चुके हैं विलियन के बारे में, विलियन क्या चीज़ होता है और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं ये। ठीक है, और कोलाइड क्या होते हैं और किण्वन क्या होता है, इन सब में जो है हम लोगों ने देखा था। इसके पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देख लें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको जो है अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक में शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आज वाली इस वीडियो में हम जो है उसी का ही नेक्स्ट पार्ट आपका अगर हम देखें तो किस तरह से हम किसी भी मिक्सचर को कैसे हम अलग करते हैं। यानी अगर कोई भी मिक्सचर है, उस मिक्सचर से आपको कोई भी पदार्थ जो मिलाया गया उसको आप कैसे अलग करोगे या उसको कैसे प्योर करोगे। क्योंकि हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो पदार्थ होते हैं नेचुरल, अगर हम देखते हैं प्रकृति के बेस पे जो भी मिलते हैं वो पूर्ण रूप से प्योर नहीं होते। नेचुरली क्या होते हैं, उसमें कई सारे कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं, आपके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस उसमें मिक्स होते हैं। ठीक है, बहुत सी इसमें अशुद्धियाँ भी मिली होती हैं। हम उनको क्या करते हैं कि किसी न किसी विधि के द्वारा उसको हम अलग करते हैं, फिर उसको अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं। अगर हम किसी सॉलिड पदार्थ की बात करें, मतलब जो भी ठोस पदार्थ हैं, जैसे आप जो है घर में आप देखते हो कि मम्मी जो है चावल बना रही हो या कुछ भी हो तो उसमें से क्या होते हैं, जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनको अपने हाथों से अलग कर देती है। आप चाय बनाते हो तो चाय में जो चाय पत्ती होती है उसको आप छान के अलग कर लेते हो, अदरक क्या होती है उसको छान के अलग कर लेते हो। तो ये सब क्या होते हैं जो हमारे हेट्रोजीनियस, ठीक है, विसमांगी मिश्रण होते हैं, उसको हम अलग अपना सिंपली जो है छांट के अलग कर लेते हैं। कुछ मेथड ऐसे हैं, अगर जैसे आप कोई पाउडर रखिए उसमें जो है लोहे का छिलका जो है चला जाए, ठीक है, लोहे के टुकड़े छोटे छोटे चले जाते हैं, तो आप क्या करते हो कि चुम्बक लगाते हो, चुम्बक के थ्रू अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हो। ठीक है, और इस तरह से आपका जो उसमें लोहे की जो कील है ये सब अलग हो जाते हैं। उसी तरह से जब बड़े पार्ट्स होते हैं कोई पदार्थ, उसको जब हम करते हैं तो उन्हें हाथों से ही अपना छोटा छोटा, ठीक है, अलग करके चले जाते हैं। जिस तरह से देखा होगा अपने कुछ लोग खैनी बनाते हैं, ऐसे रगड़ते रहते हैं और छोटे छोटे उसके दुश्मनों को अलग कर देते हैं, भाई ये नुकसान करेगा, इसको अलग कर देते हैं, फिर उसको निगल लेते हैं तुरंत, मतलब शुरू कर देते हैं खाने के लिए। तो इसी तरह से कोई भी पदार्थ जो होता है एकदम प्योर रूप से अगर हम साइंटिफिकली देखें तो वो शुद्ध नहीं है। बट अगर हम नेचुरल के बेस पे देखें, प्रकृति के बेस पे देखें तो वो शुद्ध होता है। लेकिन जब हम उसे अपनी साइंटिफिक बेस पे देखते हैं तो शुद्ध वही पदार्थ होता है जिसमें एक प्रकार के पदार्थ हो। ठीक है, एक ही पदार्थ का जो एक ही टाइप के जो उसमें तत्व होते हैं वो हमारा शुद्ध पदार्थ होता है। तो यूँ कहें तो जितने भी हमारे पदार्थ हैं, ठीक है, जो भी हम चाहे ठोस द्रव गैस ले, तो यूँ कह सकते हैं कि वो प्योर नहीं, कोई भी चीज़ प्योर है ही नहीं। ठीक है, बट उसको हम प्रकृति के आधार पे हम उसको प्योर कह सकते हैं। नहीं, प्रकृति में इस पदार्थ इस तरह से पाया जाता है इसलिए प्योर है, उसमें हम कोई भी चीज़ अलग से ऐड कर देते हो वो इम्प्योर हो गया। तो इसी तरह से इन्हीं सब की जो भी हमारे प्योर सब्सटेंस है या प्योर हैं उसको हम कैसे पहचानें या उसको हम कैसे अलग करते हैं, उसमें से किसी भी पदार्थ की जो इम्प्योर सब्सटेंस हैं, अशुद्ध जो पदार्थ है उसको हम कैसे अलग करते हैं, या गलती से भी आप दो चीज़ें एक में मिक्स कर देते हो, ठीक है, तो उसको आप अलग करने के लिए क्या क्या मेथड्स अपनाते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है उसके थ्रू हम यही पढ़ेंगे कि किसी भी मिश्रण से घटकों को कैसे पृथक करते हैं, यानी कि सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर, या हम किसी भी मिश्रण से पदार्थ को कैसे अलग कर दें। ठीक है, तो है हमारा, अगर देखिए तो सिंपल सा कैसे है, मेथड ऑफ सेपरेशन। ठीक है, मेथड ऑफ सेपरेशन या सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर। ठीक, तो हम लोग आज पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है, या जो है कि हमारे जो मिश्रण है, ठीक है, मिश्रण को हम किस तरह से पृथक करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, मिश्रण की घटक का पृथक्करण, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। ठीक है, किस तरह से किसी भी मिक्सर से या किसी भी जो मिश्रण है, ठीक है, उनसे हम किस तरह से उन जो भी मिश्रण मिक्स होते हैं उसको हम कैसे अलग करेंगे उसके बारे में हम लोग अब देखेंगे।
ठीक है। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो बहुत सी विधियां बनाई गई हैं जिसके आधार पे हम किसी भी मिश्रण से उनमें जो भी चीज़ें मिलाई गई हैं उसको हम अलग कर सकते हैं। कुछ कुछ मेथड्स आपके ऐसे हैं जिसको आप डायरेक्टली मैनुअल विधि से कर सकते हैं अपने हाथों के थ्रू, सिंपल सा, जैसा कि अभी मैंने बताया, जैसे चावल से कंकड़ पत्थर को निकालना, ठीक है। और जो है अगर कम मात्रा में कोई भी चीज़ मिला दिया जाए, ठीक है, तो आप आसानी से निकाल लेते हो। जैसे अगर आपने क्या किया कि आटे में जो है 2-4 चावल डाल दिए तो आप उसको सिंपल सा देख के अलग कर सकते हो। दाल में आपने जो है कुछ कंकड़ डाल दिए, दाल में चना मिक्स कर दिया, तो क्या करते हो आप, चने को अलग कर सकते हो, दाल को अलग कर सकते हो। तो ये तो सिंपल सा मेथड हो गया। उसी में अगर बताया गया कि आपकी जो चुंबकीय पदार्थ अगर उसमें लोहे का कील लोहे चला गया तो आप उसको चुंबक की तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ हमारे जो होमोजीनियस मिक्सचर हैं, ठीक है, समांगी मिश्रण जो हैं, जैसे कि ये आपका पानी में अगर चीनी मिला दिया जाए, पानी में आपका नमक मिला दिया जाए, तो उन सबको अलग करने के लिए आप सिंपली नहीं है कि नहीं आप चीनी को जो है हाथ से उठाओ अलग कर लो तो जो है अलग हो जाए, ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके लिए कुछ अलग अलग विधियाँ बनाई हैं जिसमें आपका कई सारी हैं, ठीक है। अगर हम सॉलिड सब्सटेंस की बात करें तो सॉलिड सब्सटेंस में हो गया आपका क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन के थ्रू आप कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, ठीक है, और यूजिंग ऑफ मैग्नेट्स। तो ये क्या होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस के लिए होते हैं। बट अगर हम लिक्विड की बात करें, कोई भी द्रव पदार्थ होते हैं उनको हम अगर अलग करना चाहें तो उसके लिए भी अलग से कई सारी विधियाँ बनाई हैं, जिसमें आपका जो पहला है इवेपरेशन, ठीक है, इवेपरेशन या हम इसको बोल सकते हैं वाष्पीकरण, ठीक है। तो क्या होगा, आपका पहला जो मेथड है इवेपरेशन, ठीक है। इवेपरेशन में क्या करेंगे हम, इवेपरेशन या इसी क्या बोलते हैं वाष्पीकरण, इवेपरेशन यानी वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का क्या होता है, कोई भी पदार्थ है आप उसको गर्म करते हो, जैसे पानी है, पानी को आप गर्म करते हो तो क्या होता है कि ये वाष्प में बदल जाता है और धीरे धीरे वायु में मिक्स हो जाता है, ठीक है, हवा के साथ जो है मिक्स हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा वाष्पीकरण। तो इसके द्वारा जो है किसी भी चीज़ को आप अलग से जब हीट करोगे पानी को तो वाष्प में बदल जाएगा। यानी कि अगर आपको, क्योंकि भाई लिक्विड की बात हम कर रहे हैं, तो जब भी द्रव में कोई भी चीज़ें मिलती हैं तो द्रव क्या करता है, एक प्रकार से विलायक का काम करता है, और जो उसमें मिल जाता है विलेय, यानी कि द्रव क्या है, वाटर जो है, वाटर एक हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। और इसमें कोई भी चीज़ जो घोली जाती है तो उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं या विलेय पदार्थ बोलते हैं। तो जब हम जल में मिलाते हैं किसी चीज़ को तो जल जो है सिंपली सा अगर हम हीट करें तो वो वाष्प में बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि अगर जल में कोई चीज़ें मिला दी जाए तो हम जल को अगर गर्म करना शुरू कर देंगे तो जल वाष्प में बदल के अलग हो जाएगा और जो चीज़ें उसमें मिली होती हैं वो आपको प्योर मिल जाती है। बट इस कंडीशन में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि आप दोबारा जल को बहुत आसानी से उसी रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। वाटर वेपर से अगर जैसे जल को आपने वाष्प में बदल दिया तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। बट आपको जो अलग पार्ट करना था वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप जो है जल में नमक मिला दें, ठीक है, जल में नमक मिला दें तो क्या होगा कि आप अगर आप पानी को गर्म करना शुरू करोगे, क्योंकि जल और नमक का घोल आप बनाते हो, पानी को गर्म करोगे तो वो क्या होता है कि वाष्प में, क्योंकि पानी जो होगा वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा और जो नमक होता है वो आपकी बर्तन की सतह पे चिपका मिलाएगा, आप उसको जो है क्रिस्टल के फॉर्म में अलग कर सकते हैं। और इसी विधि के द्वारा जो हमारा कॉमन सॉल्ट नमक जो बनाया जाता है समुद्र के थ्रू, वो भी इसी विधि के द्वारा अलग किया जाता है। समुद्र से नमक जो बनाया जाता है वो इवेपरेशन या वाष्पीकरण विधि के ही द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपको देखना हो कि कोई भी डाई है, ठीक है, वैसे आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसमें दिया गया है क्वेश्चन की डाई से हम ब्लू या ब्लैक यानी नीले या काले रंग की स्याही को कैसे अलग करें, आप कैसे पहचानोगे, ठीक है। तो उसके लिए भी हम जो मेथड अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, हमारा वाष्पीकरण या इवेपरेशन। इसके थ्रू अगर आपको देखना हो तो आप एक जो है बीकर लीजिए, बीकर में क्या करिए कि जल भर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, इसमें आप जल भर देंगे, इसमें आप जल भरिए और फिर
एक स्टैंड के थ्रू इसको आप लगा दीजिए हीट करने के लिए। चलिए हम एक स्टैंड ऐसे लगा देते हैं इस पर, और नीचे आप बर्नर लगा के आप इसको हीट करिए। ये बर्नर हो गया। इससे जब आप हीट करते हो, ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये जो बीकर है, ठीक है, इस बीकर के ऊपर आपको एक वॉच ग्लास रखना है। वॉच ग्लास मतलब ये छोटी सी कांच की प्लेट टाइप का होता है, बहुत छोटा सा कटोरी टाइप का ही होगा, ठीक है। इसके थ्रू इस पानी को ढक देते हैं। जैसे आप ढक्कन सिंपल सा यूज करते हो उसी तरह से ये शीशे का जो है ग्लास होता है, बहुत हल्का सा, उसमें ज़्यादा मतलब गहराई उसकी ज़्यादा नहीं होती। उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको कवर कर देंगे, और इसमें जो है आप ब्लैक इंक, काली डाई डाल दीजिए या स्याही डाल दीजिए, ठीक है। इसको आप मिक्स कर देते हैं, ठीक, डाई को आप इसमें मिक्स कर दीजिए। अब जब आप इसको हीट करोगे, ठीक, जब आप इसको गर्म करना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि कुछ समय बाद जो डाई है, डाई क्योंकि भाई थोड़ा सा द्रव टाइप का होता है, मिक्स घोल टाइप का, तो आप देखेंगे कि जब ये गर्म होगा तो इससे एक जो है कुछ अलग सी किरणों टाइप का या यूं कहें वाष्प टाइप का निकलेगा, ठीक है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वाष्प जो इससे अलग हो रही है, लेकिन कुछ समय तक जब आप इसको हीट करेंगे तो आप देखेंगे इससे कोई भी चीज़ अलग नहीं हो रही, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो आप उस कंडीशन में रोक देंगे। फिर आप जब इसको देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जो इस डाई में जो भी जल था वो वाष्प में कन्वर्ट होकर वायु में मिक्स हो जाता है, और यहाँ पे जो है सिर्फ जो डाई का कलर होगा वो आपको पाउडर की तरह मिल जाएगा, ठीक है। इससे प्रूफ होता है कि डाई जो होती है वो जल और रंग का मिश्रण होता है, ठीक है। तो आपके बुक में आप अगर देखेंगे तो किस तरह से डाई का ब्लैक और ब्लू कलर को कैसे अलग करेंगे, उसके लिए हम कौन सी विधि अप्लाई करेंगे, वो जो विधि होगी हमारी वाष्पीकरण, यानी इस विधि के द्वारा हम जो है डाई में कौन सा रंग मिलाया गया है उसको पहचान कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका जो है नमक का जो निर्माण होता है, नमक बनाने के लिए समुद्र से, ठीक है, उसको भी कर सकते हैं आप, ठीक। और अगर जो है जल में शुगर मिला दिया जाए या फिर जो है जल में नमक मिला दिया जाए, उसको भी आपको अलग करना हो तो आप इवेपोरेशन मेथड या वाष्पीकरण विधि के द्वारा आप उसको सिंपल सा अलग कर सकते हैं, ठीक। ये तो हो गया हमारा पहला मेथड। अब आइए देखते हैं दूसरा मेथड जो है हमारा। इस मेथड के थ्रू जो है हम दूध से क्रीम को अलग करते हैं, ठीक है, दूध से क्रीम, यानी इसमें भी आपके बुक में जो दिया गया है कि किस तरह से आप जो है दूध से क्रीम को किस विधि के द्वारा अलग करते हैं, क्या आप इसको अलग कर सकते हैं, इसके लिए हम कौन सी विधि अपनाएंगे, ठीक है। या दूध से जो है मक्खन कैसे बनाया जाता है, दूध से घी कैसे निकाला जाता है, उस विधि में मतलब इस क्रिया में जो हम कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो वो जो विधि होती है उसको हम बोलते हैं अपकेंद्रीकरण या सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो यानी दूसरा जो मेथड वो हमारा है सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रीकरण, ठीक। तो दूसरी मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके द्वारा जो है दूध में जो है एक जैसे कि एक सर्कुलर टाइप की मशीन होती है जिसमें जो है जिस तरह से आप देखेंगे मथनी यूज़ किया जाता है गांव में जो है, या आप कहीं पे देखेंगे हमारे मार्केट में भी अगर आता है दूध कई प्रकार के आते हैं, टोन्ड वाले, फुल क्रीम वाले, ठीक है, हाफ क्रीम हो गया या विदाउट क्रीम का हो गया। तो वो क्या होता है कि इसी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू जो है वो दूध से क्रीम को अलग कर लेते हैं। इसके द्वारा जो है इस मेथड में क्या किया जाता है कि जो दूध होता है उसमें जो है मथनी के थ्रू उसको मथा जाता है, मतलब उसको थोड़ा सा खूब मिक्स किया जाता है, हिलाया जाता है, ठीक है, ताकि जो है उसमें जो भी ऑयली सब्सटेंस होगा वो उसके घनत्व के द्वारा, यानी उनका घनत्व कम होता है जिसकी वजह से वो दूध की सतह पे आ जाते हैं, घी जो है फिर उसकी दूध की सतह पे आ जाता है जिससे अलग कर लिया जाता है। और इसी मेथड के द्वारा आप चाहें तो आसपास जहाँ से दूध का ये बनाया जाता है, जिस तरह से दूध से क्रीम अलग की जाती है, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो एक मशीन होती है जिसको हम सेंट्रीफ्यूग मशीन बोलते हैं, ठीक है, या अपकेंद्री मशीन कहा जाता है। तो उसके द्वारा क्या किया जाता है कि एक बड़ा सा आपका
जार होगा। जार क्या मतलब, सर्कुलर एक बॉक्स होता है, ठीक है, एकदम मटके के आकार का, मटके का आकार होगा, उसमें जो एक मिडिल में जो है आपका मोटे टाइप का लगा होता है, जो चारों तरफ मतलब एक सर्किल में यहाँ पे घूमता रहता है एकदम, ठीक है, पूरा घूमता रहेगा। इस तरह से ही अगर हम, ठीक है, कुछ इस तरह से उसमें लगा रहेगा ये अंदर, और ये जो है उसको घुमाने का काम करता रहता है, ठीक है। जैसे ये है आपका, तो इसमें आप देख सकते हैं घूम सकता है, सॉरी, लेकिन जो है जब आप ऐसे पेन को करेंगे तो आप देखेंगे कि जो है वो आसानी से घूमता रहता है। इस तरह से ये नीचे लगा रहेगा और वो चारों तरफ से घूमते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है आप कुछ ऐसे रॉड्स लगे होते हैं, मथनी भी इसी तरह से होती है, उसको घुमाया जाता है खूब तो दही निकल जाती है। लेकिन ज़्यादातर आप सेंट्रीफ्यूज मशीन का अगर आप देखेंगे तो ये हमारा यूज़ किया जाता है मेडिकल में। मेडिकल क्या, जो डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें कुछ इस तरह के डॉट लगे होते हैं और यहाँ पे कई सारे टेस्ट ट्यूब को लगा दिया जाता है। टेस्ट ट्यूब ऐसे कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये क्या करती है, एक दूसरे का बैलेंस एकदम बनाए रहते हैं दोनों साइड में, ठीक है। जितने इधर टेस्ट ट्यूब होगी सेम उसी कंडीशन में यहाँ पे भी टेस्ट ट्यूब होता है, और इसमें जो है ब्लड को भरा जाता है, रक्त, ठीक है, रक्त को भरेंगे, खून या ब्लड को इसमें भर देते हैं। और जब ऐसे इस मशीन को ऑन करते हैं तो ये पूरा एकदम खूब तेज़ी से घूमना शुरू कर देगा। जब तेज़ी से घूमना शुरू करता है तो इसमें प्रेशर क्रिएट होने की वजह से इसके अंदर, ब्लड के अंदर जो भी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, जो भारी वाले पार्ट होते हैं, वो इस टेस्ट ट्यूब के सरफेस पे जाके चिपक जाते हैं। यानी जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या ब्लड की जो सेल्स हैं वो यहाँ पे टच हो जाती हैं, और जो ब्लड की प्लाज्मा होती है वो प्लाज्मा हमारे ऊपर, यानी कि अगर आप ब्लड को आप देखोगे, ठीक है, तो जब टेस्ट ट्यूब को आप अलग सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं तो वो क्या करता है कि खूब बहुत तेज़ी से घूमेगा, इतना तेज़ घूमता है, 1 से 2 मिनट तक घुमाते हैं उसको, तो देखते हैं कि ब्लड का पूरा पार्ट यहाँ पे आके एकदम जम जाएगा, क्लॉटिंग टाइप का, ठीक है, एकदम लेयर की तरह जम जाएगा, और जो प्लाज्मा होगा वो ऊपर इसके तैरता रहेगा लिक्विड फॉर्म में। मतलब ज़्यादातर जो जल, क्योंकि प्लाज्मा में ज़्यादातर जल ही होता है, तो जल क्या करेगा, ये इसको ऊपर तैरता रहता है, और जो इसकी सेल्स होती है ब्लड की, रक्त की जो सेल्स होती है, ब्लड जो सेल्स होती है ब्लड की, वो ब्लड सेल जो है सरफेस पे आ जाती है टेस्ट ट्यूब की, और जो प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा यहाँ ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से क्या किया जाता है, इनको सेपरेट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये इसका यूज ज़्यादातर डायग्नोस्टिक सेंटर में, सेंट्रीफ्यूज मशीन आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो इसमें इसके थ्रू क्या किया जाता है कि जो भी भारी पदार्थ होते हैं वो सरफेस पे चले जाते हैं, और जो हल्के पदार्थ होते हैं वो हमारे ऊपर आ जाते हैं, और इस तरह से हम हल्के वाले के थ्रू अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेथड ज़्यादातर यूज़ किया था नॉर्मली, अगर देखें तो दूध से क्रीम निकालने में सेंट्रीफ्यूज मशीन का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ हमारे पैथोलॉजी सेंटर में ब्लड टेस्ट के समय ब्लड को जो है सेंट्रीफ्यूज करके थ्रू ब्लड और प्लाज्मा को अलग किया जाता है, ताकि उसके थ्रू ब्लड टेस्ट आपका किया जा सके, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा मेथड। अब चलिए देखते हैं हमारा जो तीसरा एक मेथड है, जिसको हम बोलते हैं सेपरेटिंग फनल, ठीक है, सेपरेटिंग फनल या शिथिल कीप, ठीक है, शिथिल कीप। अब इसके द्वारा क्या होता है कि जो भी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें जो प्रॉपर घुलती नहीं है, दो अगर सोल्यूशन है, मतलब सोल्यूशन की बात है, दो द्रव अगर हैं वो आपस में घुलने ना पाए, ठीक है, एकदम मिक्स नहीं होते, तो उनको हम कैसे अलग करेंगे। तो कहेंगे ऐसे कौन से द्रव हैं जो जल के साथ नहीं घुलते हों, तो कुछ ऐसे द्रव हैं जो जिनका घनत्व जो है जल की अपेक्षा कम होता है, जिसकी वजह से वो जल की सतह पे तैरते रहते हैं। जैसे अगर आप जल लीजिए, जल में कोई भी तेल डाल दीजिए, कोई भी ऑयल डाल दीजिए, तो आप देखेंगे जो है जो तेल होगा वो जल की सतह पे तैरता रहता है, ठीक। और जो है जल जमीन पर, मतलब आधार पे बेस वाले पार्ट में जो है बर्तन में, अगर आप किसी ग्लास में जो है जल के ऊपर, ये जल के ऊपर तेल डालेंगे तो देखेंगे तेल क्या होता है, ऊपर तैरता रहता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ये जो मेथड होगा हमारा सेपरेटिंग फनल, तीसरा जो है आपका सेपरेटिंग फनल, ठीक। सेपरेटिंग फनल या बोलते हैं इसको शिथिल कीप।
इसके द्वारा ये क्या करता है कि भाई जब भी एक इसमें कुछ इस टाइप का जार रहेगा, इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे एक क्लिप लगी रहेगी, ठीक है, और अब यहाँ पे आप जब इसमें क्या करते हो कि मान लेते हैं आपके आप जो है मिट्टी का तेल लाते हैं किसी भी चीज़ को जलाने के लिए, ठीक, अचानक जो है आपके घर में कोई छोटा भाई आपका खेल रहा था और जो है उसने क्या किया, उसमें एक गिलास पानी डाल दिया, ठीक है, और या जो है कुछ इसमें कुछ गिरा देता है, तो क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि जो जल होगा, ठीक है, जल सरफेस पर रहता है, ठीक है, और इसके अंदर जो ऑयल होगा, ठीक है, या हम बोल दें इस पे मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, ठीक है, मिट्टी का तेल, इसमें आप देखेंगे तो जल जो है सरफेस पे आ जाता है, मतलब बेस पे आ जाएगा, और मिट्टी का तेल जो है ऊपर तैरता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कीप लगी होती है, इस कीप के थ्रू जैसे इसको हम मतलब शिथिल कीप में रख देते हैं, ठीक है, शिथिल कीप में रखेंगे तो जल जो है सरफेस पे आ जाएगा और मिट्टी का तेल ऊपर तैरता रहता है। तो आप जो है इधर कीप के थ्रू थोड़ा थोड़ा करके अपना जल को निकाल लेंगे, ठीक है, जल पूरा आपका अलग एक साइड में आ जाएगा और मिट्टी का तेल अलग आ जाएगा। फिर यहाँ से ब्लॉक करिए, दूसरे बर्तन में जो है आप मिट्टी के तेल को अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके थ्रू जैसे अगर आप इसमें देखते हैं, आप जल में क्या करता है, पेट्रोल को भी अगर आप जल पे डालते हो तो क्या होता है, पेट्रोल जो है डूबता नहीं, वो भी तैरता रहता है। यानी कि अगर पानी जल में आपको आग लगानी हो, पानी में आग लगा दिया, पानी में आग लगाने के क्या लिए कि आप जो है पेट्रोल पानी पे डाल दिया गया, तो आप देखोगे कि जब तक पेट्रोल है तब तक वो आग जलती रहती है, वो बुझेगी नहीं। यानी पेट्रोल आपको अगर कहीं आग लगी हुई पेट्रोल की आग, उसको आप पानी से बुझाना चाहें तो वो बुझेगा नहीं, जलता रहेगा जब तक कि पेट्रोल की अमाउंट, जो पेट्रोल की जो मात्रा है वो खत्म ना हो जाए। तो ये जो मेथड है इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर आप जो है कैरोसिन या मिट्टी का तेल, वही कैरोसिन ही बोलते हैं इसको, मिट्टी का तेल अगर पानी में मिक्स हो जाता है तो आप इस सेंट्रीफ्यूगल फनल या पृथक्करण कीप या शिथिल कीप के द्वारा आप इसको अलग कर सकते हैं। तो इसको शिथिल कीप नहीं, पृथक्करण कीप बोलते हैं, ठीक है, पृथक्करण कीप। इसके द्वारा क्या करते हैं कि जो है मिट्टी का तेल से जल को अलग कर देना, या जो है पेट्रोल में जल अगर मिला है तो इसको अलग करना, ठीक है। तो ये ज़्यादातर इसका भी यूज हम अगर सिंपल सा करें तो पेट्रोलियम मेथड के थ्रू भी हम इसको हम अलग कर सकते हैं, यानी पेट्रोलियम के निर्माण में भी इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। और जितने भी ऑयल हैं, ठीक है, ऑयल में अगर किसी भी तरह से आपने जल को मिला दिया तो उसको अलग करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा तीसरा मेथड। अब चौथा जो है आपका सब्लिमेंटेशन, सब्लिमेशन, या हम इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपतन, ठीक है। अब देखिए सब्लिमेंटेशन में क्या होता है या सब्लिमेशन में क्या होता है या ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जब हम उनको गर्म करते हैं तो वो बिना द्रव में बदले ही डायरेक्टली गैस में बदल जाते हैं। तो इस विधि को, यानी इस टाइप के जो पदार्थ होते हैं या ये जो क्रिया होती है जिसके थ्रू कोई भी ठोस गर्म करने पे डायरेक्टली जो है गैस में बदल जाता है, उस क्रिया को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। या इसी को हम सब्लिमेशन बोलते हैं कि जिसके थ्रू कोई भी जो हमारा सॉलिड सब्सटेंस है वो विदाउट लिक्विड में कन्वर्ट हुए ही एयर में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो मेथड होता है इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक। अब इसके थ्रू क्या होता है कि अगर आपको जो है सॉल्ट और कपूर, ठीक है, या नमक और कपूर आपको अलग करना हो, ठीक, नमक से अगर नमक में आपको कपूर मिला के दे दिया जाए तो आप क्या कर सकते हो, उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। यानी नमक से कपूर अलग करना हो, नमक से कपूर अलग करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस मेथड को जैसे ही कपूर और नमक को आप लीजिए, उसको थोड़ा सा
गर्म कर देंगे तो कपूर क्या होगा, ये जो है डायरेक्टली गैस में बदल जाता है और जो नमक रहेगा वो आपका उसी फॉर्म में पड़ा रहता है। ठीक है, इस तरह से इसको आप अलग कर सकते हैं। और इस मेथड के थ्रू और भी सब्सटेंस का हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन मतलब नमक ही है आयोडीन। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड अलग करने के लिए हम सब्लिमेशन का प्रयोग करते हैं। और जो है नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन। ठीक है, नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन, इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि इनको सब्लिमेशन के थ्रू हम, मतलब ये ऐसे पदार्थ हैं जो सब्लिमेंट्स हो जाते हैं, मतलब ऊर्ध्वपातन के द्वारा, मतलब इनमें ये प्रोसेस होता ही है कि अगर आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रख देते हो तो हफ्ते 2 हफ्ते, वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, हफ्ते 2 हफ्ते ऑटोमेटिक ये जो है गैस में बदल जाते हैं। ठीक, यानी सब्लिमेशन वाले जो सब्सटेंस है इसमें कौन कौन सा आएगा, आप लिख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन हो गया, और नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन, नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन। ठीक, क्या होते हैं ये जो सब्सटेंस है ये सिंपल सा जो है सब्लिमेशन के थ्रू सॉलिड से डायरेक्टली जो है गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉरी, तो इस तरह से आप देखेंगे कि सब्लिमेशन जो मेथड है इसके द्वारा हम अगर नमक में जो कपूर मिला दिया जाए या नेप्थलीन जो है किसी भी सब्सटेंस में मिला दिया जाए तो आप जो है सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे 4 मेथड। अब अगला जो मेथड है आपका 5वां जो है वो आपका क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, पांचवा जो है आपका क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, देखिए अगर क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो ये हमारा जो है, इसमें क्या किया जाता है कि जो भी रंगों वाले मिक्सचर्स हैं, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में अगर कई सारे रंग मिक्स हो गए हों, उनको आपको अगर अलग करना हो तो उसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसके थ्रू जो है एक आपको फिल्टर पेपर यूज करना होता है, और अगर उस फिल्टर पेपर में हम उसको जो है एक जार में रख देते हैं। अगर इस विधि के द्वारा देखें, जैसे अगर कोई जार है, ठीक है, एक जार हम लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, आप पहले जल को भर देंगे, इसमें अमाउंट यहाँ पे वाटर भर दीजिए। ठीक है, जल को भर देते हैं और फिर एक फिल्टर पेपर, और इसको वहीं तक टच कराते हैं जहां पे जल का, मतलब जल की एकदम तुरंत ऊपर ही हो, ये ना कि पूरा डुबा दो इसको। ठीक है, जहां पे जल है, ठीक है, वहीं पे इसको थोड़ा सा टच होना चाहिए, और यहाँ पे एक लाइन खींच के, एक छोटी सी इसी पेपर पे एक लाइन खींच के क्या करते हैं, इस पे हम इंक, जो भी इंक है, आप जो भी कलर देखना चाहते हो जिस कलर का है उस पर हम एक डॉट लगा देते हैं। डॉट लगा देते हैं और इसको ऊपर से ऐसे ढक के नॉर्मल रख देते हैं, नॉर्मल रख देते हैं, या थोड़ी सी धूप दिखा देते हैं इसको। ठीक है, तो हीट होगा तो वाटर जो है ऊपर चढ़ेगा आराम से। या ऐसे नॉर्मल भी आप रख देंगे तो जैसे ही ये जल की टच में आएगा, जल क्या करता है, क्योंकि जल जो है इस फिल्टर पेपर के थ्रू चढ़ेगा तो जल में एक अपना स्पेशल फोर्स होता है जिसके थ्रू ये पेपर के थ्रू ऊपर चढ़ता चला जाएगा। जल जो है अपनी तरफ खींचेगा, और जैसे ही इसके पास जब जल ऊपर चढ़ना शुरू करेगा तो ये जो है इस कलर के साथ मिक्स होगा, कलर के साथ मिक्स होके, और फिर यहाँ पे भी ये अलग अलग कलर में दिख जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से कलर हैं वो आपको सिंपल सा दिख जाएगा कि इसमें क्या क्या कलर मिक्स की गई। ठीक है, अगर आप डाई को आप देखेंगे तो डाई में आप देखेंगे अगर ब्राउन या ब्लैक ब्लू जो भी मिलाई गई है, इसके थ्रू उसमें कई सारे धारियाँ बन जाएगी, लकीरें बन जाएंगी, जिससे आप पहचान सकते हैं कि इसमें कौन कौन से कलर मिलाए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो इस्तेमाल है मोस्टली
रंगों के सेपरेशन के लिए किया जाता है, कई सारे रंग कब कैसे मिले जाते हैं, ठीक। और जो है इसका मोस्टली ज़्यादातर यूज हम अगर लेबोरेटरी में देखें तो आप बड़ी क्लास में भी देखेंगे तो इसका अमीनो एसिड जो है, ठीक है, अमीनो एसिड या प्रोटीन के सेगमेंट्स में इसको भी यूज किया जाता है, यानी सेपरेशन में, ठीक है, अमीनो एसिड की सेपरेशन में भी इसका यूज किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी एक आपका प्रैक्टिकल भी होगा, इसके थ्रू आप जो है कई सारे अमीनो एसिड्स मिक्स करके आपको दिए जाएंगे, आप उनकी कलर के आधार पे आइडेंटिफाई करेंगे इसमें कौन कौन से सब्सटेंस मिक्स किए गए, ठीक। तो ये होता है क्रोमेटोग्राफी। अब ये एक जो क्रोमेटोग्राफी है ये आपका एक स्पेशल वर्ड्स के थ्रू बना है जिसका नाम है क्रोमो, ठीक है। क्रोमो, क्रोमो का मतलब भी होता है रंग, ठीक है। तो इस तरह से ये जो मेथड है क्रोमेटोग्राफी, इसके द्वारा हम रंगों के सेपरेशन में इस मेथड का यूज करते हैं। अगला है आपका, अगला जो मेथड है वो आसवन विधि। आप इसको चाहें नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसके थ्रू आपको जो है सिंपल सा समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देख सकते हैं आप इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अगला जो है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। लास्ट 6 मेथड जो आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, या इसको बोलते हैं प्रभाजी आसवन, ठीक है। अब इस विधि के द्वारा जो अगर आपको गैस, कई सारी गैसें हैं उनका मिक्सचर है तो आप उनको इसके थ्रू आप अलग कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी गैस है, गैसों के मिक्सचर्स को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आप इसको अलग कर सकते हैं, ठीक। और साथ ही साथ जो है इस मेथड के थ्रू हम एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल का भी सेपरेशन वाटर के थ्रू है, किसी भी वाटर में कितना एल्कोहल मिलाया गया है, एल्कोहल प्लस वाटर, एल्कोहल वही जो दारू पीने वाला है, ठीक है, उसमें यूज करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, एल्कोहल से वाटर को अलग करने में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक। और इस मेथड के थ्रू जो है हमारा पेट्रोल के फॉर्मेशन में भी, मतलब पेट्रोल कैसे हम नेचर के थ्रू अलग करते हैं, जब पेट्रोल में कई सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं, डीजल जो है उन सब में जो चीज़ें मिली होती हैं, ठीक, उसको अलग करने के लिए हम जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का उपयोग करते हैं। इसके थ्रू जो है पेट्रोल डीजल इन सबको अलग किया जा सकता है। और क्रोमेटोग्राफी में एक आपका अलग से भी दिया गया है जिसके थ्रू हम जो ब्लड है, ब्लड से ड्रग्स की सेपरेशन में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है, ब्लड से ड्रग्स उसके सेपरेशन में भी क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। तो ये तो आपका एक शबरी के बेस पे है कि ये सारी चीज़ें जो है, मतलब इतने सारे मेन मेथड हमारे किसी भी सॉल्यूशन की जो मिक्सचर्स हैं उनको अलग करने के लिए हम ये सारी विधियों का इस्तेमाल करते हैं। बाकी की और भी इसमें कुछ मेथड्स हैं जिसमें हम फिल्ट्रेशन हो गया और जो है आपका क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन और मैग्नेट के थ्रू हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है इतना ही पढ़ना, बाकी जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एल्कोहल, इसके डिटेल्स में हम जो है आगे की वीडियो में बने देखेंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब